हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू IAS PCS गाइड। और आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं पटना कलम पेंटिंग के बारे में। देखिए, पटना कलम पेंटिंग अलॉन्ग विथ पाला आर्ट और मौर्यन आर्ट, हर साल एक ना एक क्वेश्चन इन तीनों में से किसी में से आना ही आना है। 69वीं BPSC में मौर्यन आर्ट आया था, तो 70वीं BPSC में पटना कलम पेंटिंग आने की पूरी संभावना है। इसलिए इसको आप अच्छे से कर लीजिए, पॉइंट वाइज, नोट्स वाइज, डायग्राम जितना भी मैं बता रहा हूँ। और ये पिक्चर्स भले ही आप ड्रॉ ना करके आ सके, लेकिन आप एग्जाम्पल्स में इसे लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पटना कलम पेंटिंग की शुरुआत कैसे हुई। देखिए, आपको पता होगा कि औरंगजेब एक ऑर्थोडॉक्स रूलर था और उसने आर्ट को बैन कर दिया था। तो जब उसने आर्ट को बैन कर दिया तो दिल्ली से जो आपके आर्टिस्ट थे वो माइग्रेट करने लगे, और माइग्रेट करके हर दिशा में माइग्रेट किया उन्होंने। वही कुछ लोग जो पहाड़ों की तरफ नॉर्थ में चले गए, हिमाचल और उत्तराखंड की तरफ, उन्होंने पहाड़ी कला का सृजन किया। और राजस्थान की तरफ जाकर भी उन्होंने एक नए कला के रूप को जन्म दिया। और एक ग्रुप जो है वो मुर्शिदाबाद बंगाल पहुंच गया। तो मुर्शिदाबाद बंगाल में कुछ समय रहने के बाद हुआ क्या, लगभग 50 साल बिताने के बाद वहाँ पे मीर जाफ़र का जो बेटा था मीरान, उसने बैन कर दिया अगेन आर्ट को, बैटल ऑफ प्लासी के बाद। तो आप देख सकते हैं कि जब जब आर्ट को संरक्षण मिलना बंद हुआ, आर्टिस्ट्स ने माइग्रेट करना शुरू कर दिया। अगेन आर्टिस्ट जो है वो माइग्रेट किए पटना, आरा और दानापुर की तरफ, मतलब अपने नॉर्थ में उन्होंने माइग्रेट किया और पटना पहुंच गए। पटना में उन्हें संरक्षण किसने दिया? अंग्रेजी बिजनेसमैनों ने और इन्फ्लुएंशियल जो अंग्रेजी हुकूमत के लोग थे, दरभंगा नरेश ने और हथुआ नरेश ने। और ये इसके बाद उदय हुआ हमारा पटना कलम पेंटिंग का। ठीक है, अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 1760 से 1950 के बीच में पटना कलम पेंटिंग जो है वो जीवंत रहा। तो 1760 क्यों? क्योंकि आपको 1757 याद होगा, बैटल ऑफ प्लासी। और बैटल ऑफ प्लासी के बाद बंद कर दिया आर्ट और कल्चर को मीरान ने, तो लोग माइग्रेट करके पटना पहुंच गए। तो 1760 से शुरुआत हुई और 1950 में ये ख़त्म कैसे हो गया? क्योंकि 1949 में इसके सब एक बहुत ही सुप्रसिद्ध ईश्वरी प्रसाद वर्मा, जो इनके मतलब पेंटर थे, पटना कलम पेंटिंग के एक महान पेंटर थे, उनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी मृत्यु के बाद कोई वैसा बचा नहीं जो इस ट्रेडिशन को आगे ले जा सके। इस वजह से इसका जो अंत है वो 1950 में माना जाता है। जैसे कि आप मिड 18th सेंचुरी से मिड 20th सेंचुरी भी लिख सकते हैं। अच्छा, फिर इसका खासियत क्या है? इसका खासियत है कि ये एमलगमेशन है, मतलब कि एक मिश्रण है पर्शियन आर्ट का, मुग़ल आर्ट का और विक्टोरियन आर्ट का। अगर हम बात करें मुग़ल आर्ट का कौन सा अंश इसमें है, तो जो कलर्स और लाइनिंग्स इस्तेमाल किए गए हैं वो मुग़ल आर्ट से लिए गए। मतलब जो कलर्स, जिस कलर से इंसान को दिखाया जाता है, जिस कलर से बिल्डिंग्स और पेड़ को, मतलब सब चीज़ के कलर का जो थीम है वो अलग होता है। अंग्रेज अगर हमारी फ़ोटो बनाएंगे तो वो हमारे हमारे इंडियन लोगों को बिल्कुल ब्लैक कलर में दिखाएंगे या डार्क ब्राउन में दिखाएंगे, लेकिन मुग़ल ऐसा नहीं करते थे। मुग़ल भारतीयों को एक अलग ही कलर से दिखाते थे। तो वो कलर का जो चॉइस है वो मुग़ल आर्ट से इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है, और विक्टोरियन आर्ट से क्या लिया गया? शेडिंग या शैडोज़, मतलब जो भी शेडिंग का पैटर्न है वो आपको विक्टोरियन आर्ट से कॉपी मिलेगा। और कुछ अंतर भी है, जैसे पर्शियन और मुग़ल आर्ट में क्या था कि वाइड एंड एग्जीक्यूटली डेकोरेटेड बॉर्डर्स थे। तो एग्जीक्विजिट बॉर्डर जो थे वो पटना कलम पेंटिंग में मौजूद नहीं थे। आप एक रफ ऐसा समझिए कि कुछ इस तरह का अगर पेंटिंग होता था मुगल्स का, तो उसमें एक ऐसा बॉर्डर रहता था, इतना मोटा सा बॉर्डर रहता था, और इसके अंदर पेंटिंग होती थी। तो ये बॉर्डर जो था, इसमें बहुत सारे डिज़ाइंस, मोटिव्स और गोल्डन पेंट वगैरह बहुत सारी चीज़ें इसमें रहती थी, जो कि पटना कलम पेंटिंग में नहीं रहती थी। आप एग्जाम्पल में भी यहाँ देख सकते हैं, इसमें कोई बॉर्डर नहीं है। तो ये एक डिफरेंस है जो कि आप मेंशन करेंगे तो एग्जामिनर का ध्यान जाएगा इसके तरफ। और फिर है कि एरिया कौन कौन सा था, जो कि मेन एरिया था जहाँ पे पटना कलम पेंटिंग फ्लरिश कर रहा था। तो देखिए, पटना, आरा, दानापुर तो आपको बता दिया मैंने। अब पटना में देखिए मच्छरहट्टा, दीवान मोहल्ला, लोधी कटरा और मुगलपुरा। आपको बिल्कुल भी ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है मैप बनाकर दिखाने का, आप बस नाम लिख देंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको पता है
कि कौन कौन सा इसके इम्पोर्टेंट जगह है। और अब आते हैं सेलिएंट फीचर्स में। देखिए ये एक मिनिएचर आर्ट था। मिनिएचर आर्ट मतलब इसका एरिया जो था वो लेस देन 25 सेंटीमीटर स्क्वायर होता था। तो एक मतलब छोटा सा आप समझ लीजिए कि टेक्स्ट बुक या बहुत छोटे से पन्ने पे बनाया जाता था और बहुत ही डिटेल्ड रूप में बनाया जाता था। और मिनिएचर आर्ट होने के बावजूद इसमें इतना डिटेल्स जो था, इसी वजह से पटना कलम पेंटिंग जो है इतना हाईलाइटेड रहता है। और कैनवास के लिए क्या यूज़ किया जाता था, आप देखिए पेपर तो यूज़ किया ही जाएगा, मेटल पर भी ये किया जाता था, आइवरी पर किया जाता था। आइवरी आपको पता होगा, हम कहते हैं हाथी के दांत को, तो मतलब जो टस्क्स उसके होते हैं दो बड़े बड़े आगे वाले, वो उस पे जो ये पेंटिंग बनाया जाता था, मतलब उसके छोटे छोटे टुकड़े करके बनाया जाता था। उसको ब्रिटिशर्स जो है वो ब्रोच की तरह यूज़ करते थे। ब्रोच कहते हैं जो आप कोट पर पॉकेट के पास में एक छोटा सा लगाया जाता है, उसे हम ब्रोच कहते हैं। तो एक मतलब ड्रेस के साथ पहना करते थे वो छोटी छोटी पेंटिंग्स को, बहुत ही सुंदर लगता था देखने में। लेदर पर भी ये पेंटिंग बनाए जाते थे, माइका शीट्स पर भी ये पेंटिंग बनाए जाते थे। और माइका शीट ट्रांसपेरेंट होता है, अगर आपने कभी देखा होगा माइका शीट, झारखंड में बहुत पाए जाते हैं माइका शीट। तो माइका शीट पे बनाने से क्या फ़ायदा होता था कि इसे हम लाइट्स के साथ यूज़ कर सकते थे। मतलब लाइट्स के अराउंड अगर इसे लगा दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा एक पेंटिंग वाला लाइट आपको नज़र आएगा। आजकल आज भी ऐसे मतलब पेंटिंग वाले लाइट्स यूज़ होते हैं। ग्लास पर बनाया जाता था, सिल्क यानी कपड़ों पर बनाया जाता था, और तांत जिसकी साड़ी बनती है, तो तांत भी एक फैब्रिक है। तो इन सारे चीज़ों पर बनाया जाता था। तो बहुत ही वाइड वैरायटी ऑफ कैनवस था। आप सारे के सारे एग्जांपल्स लिख के आएंगे, कुछ भी छोड़ना नहीं है इसमें, क्योंकि बहुत इजी है ये सब याद रखना। और अगर हम कलर्स की बात करें तो देखिए कलर्स में डार्क ब्राउन, डार्क रेड, डार्क ब्लू, ये सब जो बेसिक कलर्स है ये कहाँ से मिलते थे, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो जो डार्क रेड था वो लैकर या रेड सॉइल से हमें मिलता था। डार्क ब्लू जो है वो इंडिगो यानी कि नील या ब्लू स्टोन, कोई भी ऐसा पत्थर जो नीले कलर का, उससे हम बना लेते थे। लाइट येलो जो था वो हरताल स्टोन से मिलता था, या लोकल सॉइल भी अगर पीली मिट्टी जो मिल जाती थी तो उससे भी बनता था। देखिए अब हरताल स्टोन एक तरह का पत्थर है, और हरताल स्टोन से बनने की वजह से ये लाइट येलो कलर को हरताल कलर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और स्काई कलर को लाजावार्ड यानी कि लापिस लजोली और ऑचरे से मिलाकर बनाया जाता था। ब्लैक कलर को शूट यानी कि जो राख वगैरह है और धुएं से जो कलेक्ट करके, जिससे काजल बेसिकली बनाया जाता है, या फिर बर्न्ट आइवरी, हाँ बर्न्ट आइवरी का शूट या ऐश से बनाया जाता था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और फिर देखिए इसमें यूरोपियन आर्ट जो था उसका एसिमिलेशन भी था। उसका एसिमिलेशन क्या था, शैडोज़ बेसिकली जो थे, या शेडिंग जो आप उसको कह सकते हैं, कि शेडिंग भी यहाँ आप लिख सकते हैं। जो शैडो और शेडिंग का एलिमेंट था वो यूरोपियन आर्ट से इन्फ्लुएंस्ड था। अच्छा, फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जो कि यूज़ होता था, वो है कजली स्याही टेक्निक। अब कजली स्याही टेक्निक क्या है, देखिए पेंटिंग बनाने से पहले नॉर्मली जो पेंटर्स है वो एक रफ आउटलाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से। वो एक पेंटिंग बनाने से पहले अगर उनको कोई शेप बनाना है, सपोज़ कोई घर बनाना है, तो वो पेंसिल से पहले ऐसा एक घर बनाएंगे, फिर उसमें खिड़कियाँ बनाएंगे, ऐसे हल्के एकदम महीन, और सब कुछ बनाने के बाद वो क्या करेंगे, उस पर पेंट करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस करने के बाद फिर वो पेंसिल वाला जो एलिमेंट है वो पेंट से छुप जाता था, और जो नहीं छुपता था उसे मिटा दिया जाता था। तो इस तरह का टेक्निक यहाँ नहीं यूज़ हो करके यहाँ डायरेक्ट यूज़ होता था ब्रश एंड पेंट का। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि इसमें कंटूर्स का यूज़ नहीं किया जाता। कंटूर्स मतलब जो गाइड करने वाले लाइंस होते हैं, जो कि रफ स्केच जिसको बोलते हैं, जो पेंटर पहले बनाता है ड्रॉ कोई भी पेंट करने से पहले, तो वो इसमें नहीं होता। तो काफ़ी एक यूनिक टेक्निक था, और इस टेक्निक को कई बार बीपीएससी पूछ भी चुका है, और ये प्रीलिम्स में भी आ सकता है। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कजली स्याही टेक्निक किस आर्ट से जुड़ा हुआ था या फिर क्या था। ठीक है, तो आपको दोनों रूप पे इसको याद रखना है। फिर है सब्जेक्ट मैटर क्या होते थे। देखिए पटना कलम पेंटिंग अपने आप में यूनिक इसलिए भी था क्योंकि जनरली पेंटिंग्स कौन बनाता था, आप पहले ये सोचिए। जनरली पेंटिंग्स राजा महाराजा जो किंग्स होते थे, किंग्स के दरबार में बनता था।
तो अब किंग्स के दरबार में अगर कोई चीज़ बनेगा और पैसा उसके लिए किंग दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कि रॉयल फैमिली, रॉयल लोग, रॉयल जगह, रॉयल कोर्ट, इसी का पेंटिंग बनेगा ज़्यादातर। ठीक है, या फिर जो राजा चाहेंगे वो बनेगा। तो आम आदमी कभी पेंटिंग में नज़र नहीं आता था। ठीक है, लेकिन पटना कलम पेंटिंग का ये खूबसूरती था कि ये जो है, इसका सब्जेक्ट जो था वो कॉमन लाइफ था, आम लोग थे। पहली बार, मतलब पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए आप, मौर्यन आर्ट से लेकर के आप रिसेंट टाइम तक देख लीजिएगा, तो कोई भी पेंटिंग जो है वो कॉमन लाइफ को इतना तवज्जो नहीं देता था जितना कि पटना कलम पेंटिंग देता था। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है और यूनिक पॉइंट है, ये आपको ऐसे भी याद रहना चाहिए और लिख के तो आना ही है। तो सब्जेक्ट मैटर कॉमन लाइफ था, मार्केट था, हमारे जो मार्केट में काम करने वाले लोग थे, बार्बर, कॉबलर, स्नेक चार्मर मतलब सपेरा, गोल्ड स्मिथ, बैंगल सेलर, ये सब थे। तो बेसिकली डेली लाइफ की पेंटिंग्स इसमें बनाई जाती थी और इतनी खूबसूरत बनाई जाती थी कि आप घंटों तक उनकी खूबसूरती पर बात कर सकते हैं। फिर देखिए फेस्टिवल्स जो हमारे होते थे उसके बारे में बनाया जाता था, जैसे दिवाली, होली, पालकी, डोली, ये सब शादी विवाह का मतलब जो त्यौहार हुआ, उत्सव हुआ, ये सब बनाया जाता था। एनिमल्स एंड बर्ड्स भी बनाए जाते थे जो कि बहुत ही रिफाइंड होते थे। अभी मैंने ऊपर आपको एक घोड़े की पिक्चर दिखाई थी, एकदम रियलिस्टिक घोड़ा बनाया गया है, कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं था कि एनिमल्स को बनाने में दिक्कत हो रहा है। तो बहुत ही मतलब रिफाइंड पिक्चर बनाया जाता था। फिर इमिटेशन भी बनाए जाते थे बहुत सारे, मतलब जो पहले से पेंटिंग्स एग्जिस्ट करते हैं उसके इमिटेशंस, उसके कॉपीज़ भी बनाए जाते थे, कुछ ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और ऑब्जेक्ट्स भी बनाए जाते थे, लैंडस्केप ऑब्जेक्ट, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल लालटेन बना दिया, तो कोई कोई ऑब्जेक्ट जो घरेलू यूज़ में होता है, टमटम भी एक तरह का ऑब्जेक्ट है, वो भी बनाया जाता था। और लैंडस्केप्स बनाए जाते थे, जैसे कि बैंक्स ऑफ गंगेज, गंगा के किनारे का जो सीन है उसको बनाया जाता था। आर्किटेक्चर बनाए जाते थे जैसे गोल घर। ठीक है, और कैलीग्राफी भी की जाती थी। और ये सब मिनिएचर किया जा रहा है, मतलब एरिया जो है वो लेस देन 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आप सोच सकते हैं कितने डिटेलिंग में, कितने छोटे जगह में ये बना पा रहे हैं। तो एक सराहनीय चीज़ थी ये। 8वां पॉइंट इसमें यह है कि इसमें कोई यूज़ नहीं होता था बैकग्राउंड, फोरग्राउंड या बॉर्डर्स का। ये एक इसका डिस्टिंक्टिव पॉइंट है, आप इसको ज़रूर लिखेंगे, आप इसको हाईलाइट कर लें अपने नोट्स में कि इसमें बैकग्राउंड का यूज़ नहीं होता था। बैकग्राउंड अभी हमने आपको बताया कि कोई भी सपोर्टिव जो मतलब जैसे इस तरह का आप देखिए, कोई भी बैकग्राउंड नहीं है इसमें। इसमें आपको पीछे सीधा आसमान है, आसमान उतना डिटेल नहीं है, जो आपका फोकस है वो ऑब्जेक्ट पे है, सामने है। और इसका शेडिंग आपको दिख रहा है, इधर परछाई दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ भी देखिए आप, ये जो टमटम है इसका बैकग्राउंड कुछ नहीं है, इसका बैकग्राउंड बस आसमान है जो कि ऐसे ही पेंटेड है। बैकग्राउंड को मतलब ये लोग डिटेल नहीं करते थे। और मुग़ल पेंटिंग्स में या और पहले के पेंटिंग्स में बैकग्राउंड को भी एकदम हूबहू बनाने की कोशिश की जाती थी, तो इनका फोकस बैकग्राउंड पे नहीं रहता था। ठीक है, नो यूज़ ऑफ बैकग्राउंड, फोरग्राउंड, ना ही कुछ आगे घास वास बनाने का कोशिश करते थे ये पेंटिंग के स्टार्टिंग में, ना ही ये बॉर्डर्स देते थे। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ जो इनका फोकस रहता था वो जो मेन ऑब्जेक्ट है आपके पेंटिंग का, उस पे रहता था। ठीक है, बैकग्राउंड, फोरग्राउंड और बॉर्डर्स ये नहीं बनाते थे। फिर ये ह्यूमंस को भी बनाते थे, लेकिन ह्यूमंस में मेन और वीमेन अलग अलग थे। तो मेन का कैरेक्टरिस्टिक ये था कि हैवी आईब्रोज और बिग मुस्टैच बनाया जाता था। और ओवरऑल जो ये ह्यूमंस बनाते थे उनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक था कि संकेन आइज, मतलब आँख जो था वो थोड़ा संकेन मतलब धंसा हुआ ऐसा लगता था। और पॉइंटेड नोज़, नोज़ जो है एकदम खड़े खड़े बनाते थे। लीन फेस, मतलब किसी को भी मोटा नहीं दिखाते थे, सबको एक लीन फेस ही देते थे, लीन बॉडी। मतलब फिट फाइन ह्यूमन का उस समय बनाया था। तो लोग फिट फाइन होते भी थे, लेकिन फिर भी हमेशा ही कुछ ऐसा देखा गया इनमें कि ह्यूमंस को इस तरह से ये रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, फिर कुछ पर्सनैलिटीज़ जो इस पेंटिंग के साथ जुड़े हुए थे, इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है। एटलीस्ट अगर यहाँ 7 लिखा हुआ है तो आपको 5 तो याद ही रहना चाहिए। तो सबसे पहले है सेवक राम, हुलास लाल, महादेव लाल, तुन्नी लाल, नित्यानंद लाल, ईश्वरी प्रसाद वर्मा जिनकी 1950 में डेथ हो गई थी, राधा मोहन बाबू। अभी राधा मोहन बाबू जुड़े हुए हैं आपके पटना आर्ट स्कूल से।
इनका जो घर था यही अभी पटना आर्ट स्कूल, जहाँ ये पेंटिंग बनाते थे, यही अभी पटना आर्ट स्कूल बना हुआ है गोविंद मित्रा रोड में। ठीक है, और फीमेल पेंटर्स भी थे, सोना बीबी और दाछो बीबी। ठीक है, तो फीमेल पेंटर्स के बारे में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, और मेंस में अगर आप अलग से फीमेल पेंटर्स को लिख देंगे नाम कि सोना बीबी और दाछो बीबी नाम के 2 फीमेल पेंटर्स थे, तो आपको एडिशनल पॉइंट मिलने की संभावना है। और देखिए 2010 में बिहार गवर्नमेंट के जो कैलेंडर की थीम थी वो पटना कलम पेंटिंग थी, तो ये भी आप एक पॉइंटर डाल सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो पेंटिंग्स थे पटना कलम पेंटिंग के, ये वेदर के अकॉर्डिंग किए जाते थे। अभी कैसे वेदर का इस्तेमाल यहाँ किया जाता था वो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मानसून वेदर में ये क्या होता था कि कलर्स प्रिपेयर किए जाते थे। क्यों मानसून में किया जाता था? क्योंकि उस समय जो हवा होती थी वो साफ़ होती थी। बारिश के बाद आपने नोटिस किया होगा कि हवा साफ़ हो जाती है, धूल कण जो है वो ज़मीन पर बैठ जाते हैं, हवा में नहीं रहते। तो उस समय कलर प्रिपेयर करने से कलर जो एकदम है क्लीन एंड क्लियर कलर आपका बनता था और उससे अच्छी पेंटिंग होती थी। अब मानसून के बाद आता है विंटर, तो विंटर में क्या होता था, पेंटिंग्स को पेंट कर दिया जाता था। ठीक है, विंटर्स में पेंट करने के बाद समर आने तक उसको मतलब जो है गोट मिल्क से उसको छिड़काव करके सुखाया जाता था ताकि वो प्रिजर्व हो जाए। ऐसा टेक्निक था। गोट मिल्क का अब इस्तेमाल होता है कि नहीं ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन वो लोग करते थे उसका गोट मिल्क का छिड़काव, और उसके बाद उसको सुखाते थे और फिर वो प्रिजर्व हो जाती थी वो पेंटिंग, कभी फिर ख़राब नहीं होती थी। तो ये इनका मतलब पेंटिंग का तरीका था वेदर के अकॉर्डिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप इसको ज़रूर लिखेंगे, ऐसे भी आपको याद हो जाना चाहिए। और एग्जाम्पल कुछ अगर देखें हम, तो अभी तो मैंने आपको ऊपर 2 एग्जाम्पल दिखाए थे, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। और कुछ फेमस एग्जाम्पल्स है, मुस्लिम मैरिज सेरेमनी जो शिव दयाल लाल जी ने बनाया था, और रानी गांधारी का जो पेंटिंग है महादेव लाल ने बनाया था। तो ये कुछ फेमस एग्जांपल्स है जो अभी एग्जिस्ट करते हैं, आप इसको कोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिक्लाइन की, कैसे डिक्लाइन हुआ पटना कलम पेंटिंग का। तो देखिए 1861 में चार्ल्स डी आयल ने लिथोप्रेस का शुरुआत किया था। लिथोप्रेस मतलब बेसिकली जो आज का प्रिंटिंग प्रेस का फोर फादर था, मतलब जहाँ से प्रेस की शुरुआत हुई थी। कहाँ शुरुआत किया था? गुलजार बाग में। गुलजार बाग अभी करेंटली पटना सिटी के आसपास है, पटना के ही पास है। तो इसमें क्या हुआ कि कॉपीज़ बनने लगी पटना कलम पेंटिंग की। अभी कॉपी जब बनने लगा तो ह्यूज डिमांड जो था फॉरेन मार्केट में वो फुलफिल होने लगा इस कॉपी से। तो अब आप ही सोचिए, जब डिमांड कॉपी से ही फुलफिल हो जा रहा है तो ओरिजिनल पेंटिंग फिर कैसे कोई ख़रीदेगा और बनाएगा। तो धीरे धीरे डिमांड जो है वो घटने लगा है। तो 1860 से 1950 आते आते यह हाल हो गया कि ख़त्म ही हो गया पूरा। फिर था पेंटिंग्स वेयर रिक्रिएटेड क्विकली एंड टेक्निकल ग्रोथ स्टॉप्ड। अब चूँकि लिथोप्रेस आ गया और भी नए नए टेक्निक आ रहे थे जिससे कि पेंटिंग जो है वो रिक्रिएट हो जा रहा था जल्दी जल्दी, तो टेक्निकल ग्रोथ उसका रुक गया। मतलब टेक्निकल ग्रोथ कब होता है? जब आर्टिस्ट जो है कंटिन्यूसली पेंटिंग कर रहा है तो नए नए तरीके खोजता है, उसमें अपना टेक्निकल ग्रोथ करता है। लेकिन जब पेंटिंग्स की डिमांड प्रेस से पूरी हो जा रही है तो फिर टेक्निकल ग्रोथ उसका रुक गया वहाँ पे। फिर डिक्लाइन होने लगा नंबर ऑफ़ फॉरेन टूरिस्ट में, और जो बिजनेसमैन थे अंग्रेजी बिजनेसमैन वो भी पटना के रीजन को छोड़कर जाने लगे, और ज़्यादातर लोग कलकत्ता की तरफ ही शिफ्ट हो गए। पटना से उतना बिजनेस होता नहीं था, और जो बिजनेसमैन पटना आते थे वो भी बहुत कम संख्या में आने लगे। तो फॉरेन टूरिस्ट और जो अंग्रेजी बिजनेसमैन थे उनके आने की कमी की वजह से ये डिक्लाइन हो गया। और बिहार का जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है उसको उतना इंटरेस्ट नहीं था इस पेंटिंग में उस समय तक। अब बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन अब ये आर्ट जो है लगभग एक्सटिंक्शन के कगार पे है या एक्सटिंक्ट हो चुका है, बस इसके एग्जांपल्स हमारे पास बचे हैं। ठीक है, और फिर क्या हुआ, इसी बीच इन्वेंशन ऑफ कैमरा भी हो गया। कैमरा के आने से लोग जो है वो तस्वीर को देखने का जो तरीका है उनका वो बदल गया। ठीक है, तो पेंटिंग्स की डिमांड वैसे भी कम हो गई कैमरा आने के बाद। तो ये सब कारण थे इसके डिक्लाइन के। अब एक आप कंक्लूज़न यहाँ पे लिख सकते हैं कि आज जो है कोई भी बचा नहीं है कैरी फॉरवर्ड करने के लिए इस ट्रेडिशन को, पटना कलम पेंटिंग को। हाउएवर
इसके जो स्पेसिमेन हैं वो प्रिजर्व्ड है अभी भी पटना म्यूज़ियम में, खुदा बख्श लाइब्रेरी में और पटना यूनिवर्सिटी के आर्ट कॉलेज में। ठीक है, तो पटना कलम पेंटिंग एग्जिस्ट किया तभी तक एज लॉन्ग एज इट्स वेस्टर्न पैटर्न्स एग्जिस्टेड। जो उसके पैटर्न्स थे यानी कि अंग्रेजी बिजनेसमैन थे और कुछ राजा महाराजा थे, ये जब तक रहे पटना में तभी तक ये पेंटिंग जो है वो फ्लरिश किया। उसके बाद ये ख़त्म हो गया। क्यों वेस्टर्न पैटर्न्स क्यों इतना यहाँ पे इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये बाय करते थे पटना कलम पेंटिंग को एज सोविनियर्स, मतलब ये लेकर जाते थे वापस, क्योंकि बहुत खूबसूरत पेंटिंग होती थी, आइवरी पे की हुई पेंटिंग, मेटल्स पे की हुई पेंटिंग, तो ये अपने घर ले जाके उसे लगाते थे। तो जब उनका ही आना बंद हो गया तो पटना कलम पेंटिंग भी डिक्लाइन हो गया। तो आई होप मैंने आपको सारे पॉइंट से अवगत करा दिया है। अगर इसमें कुछ वैल्यू एडिशन आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, हालांकि इतना आंसर भी आप लिख दीजिएगा तो आपको एक अच्छा खासा स्कोर मिल जाएगा। जनरली 10 मार्क्स में पूछा जाता है। 10 मार्क्स के लिए आपके पास 2 शीट्स होते हैं आंसर करने के लिए, एक फ्रंट में एक बैक में। तो 2 शीट्स में इतना आप इन्फॉर्मेशन डाल दीजिएगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और लेकिन अगर ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन में ही आता है तो फिर ऑफ कोर्स आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, सेंटेंस को पैराग्राफ में पिरो सकते हैं। वो टैलेंट आप में होना चाहिए कि कम इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा लाइन हम कैसे लिखें। तो आई होप आपको पटना कलम पेंटिंग क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।